दोस्तों आपका 17 मार्च को 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये दोस्तों आपका पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। उन सभी क्वेश्चन को जो वीडियो में बताएं उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनौपचारिक संगठन के 2 लाभ लिखिए। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, साथ ही इन दोनों की आपको विशेषता कहें, लाभ कहें, एक ही बात आपका रहने वाला है। साथ ही औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बन सकता है, पढ़ के आपको रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट का बताते समय मैं आपको ये सब कवर करा दूंगा। तो औपचारिक संगठन के आपको 2 लाभ समझाने हैं। पहला है औपचारिक संगठन में जो कमियां रहती हैं वो अनौपचारिक संगठन द्वारा क्या पूरी की जाती हैं। दूसरा है कर्मचारी के पारस्परिक संबंधों में सुदृढ़ता आती है तथा पारस्परिक समझ विकसित होती है। तो ये आपके दिए हैं अनौपचारिक संगठन के लाभ। नेक्स्ट है रेखा संगठन तथा कर्मचारी संगठन में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या आपका अंतर है रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में अंतर? कि रेखा संगठन में क्या होता है, इस संगठन में कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी का आदेश प्राप्त होता है, जबकि कर्मचारी संगठन में इस संगठन में अधिकारी के साथ ही अन्य विशेषज्ञों से प्राप्त आदेश भी क्या प्राप्त होते हैं। रेखा संगठन में इस संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कर्मचारी संगठन में इस संगठन में क्या है सलाह के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सिंपल है, कर्मचारियों को केवल एक ही उच्च अधिकारी का आदेश प्राप्त होता है। कर्मचारी संगठन में एक से अधिक विशेषज्ञों का आदेश प्राप्त होता है। एक इसमें क्या है, संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं रहती है, जबकि कर्मचारी संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता रहती है। रेखा संगठन अब क्या होता है, इसे समझ लीजिए। रेखा संगठन से आशय, तो रेखा संगठन का सबसे पुराना रूप है। रेखा संगठन या लाइन संगठन, नाम रेखा संगठन लाइन संगठन की अवधारणा यह है कि स्केलर प्रक्रिया में निकले किसी भी संगठन में एक हो प्रमुख होना चाहिए। जैसे कहा कमांड का करता है मैक के अनुसार रेखा संरचना में सीधा ऊर्ध्वाधर संबंध होता है। प्रत्येक स्तर में पदों का और कार्यों का इसके ऊपर और नीचे वाले लोगों से जोड़ता है। चूंकि संगठन के इस रूप प्रारूप में अधिकार और जिम्मेदार एक अखंड सीधी रेखा में प्रवाहित होता है, इसलिए इसे क्या है लाइन संगठन या रेखा संगठन कहते हैं। यानी इसमें क्या है जो आपका आदेश प्राप्त होता है और जो लीडर होता है एक व्यक्ति होता है, ओके, और एक इसमें कमांडर रहता है। नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक संगठन के 2 दोष लिखिए। अभी दोस्तों हमने अनौपचारिक संगठन के क्या देखे, लाभ देखे थे। ओके, अब दोस्तों में क्या है अनौपचारिक संगठन के दोष बताने, तो लाभ और दोष भी आपके सब पर तैयार करना है। अब दोष देख लेते हैं। पहला है कि ऐसे संगठन में कार्य भीड़ मनोवृत्ति के अनुसार होता है। ऐसे संगठनों में अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा है प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों तथा उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का विरोध ऐसे संगठनों में किया जाता है। ऐसे संगठन कभी भी क्या है विध्वंस स्वभाव के होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जनसंपर्क का समझाइए। जनसंपर्क का अर्थ आपको बताना है। तो जनसंपर्क से तात्पर्य किसी भी संस्था तथा उसके ग्राहकों के मध्य होने वाला संचार संबंधों से लगाया जाता है। जनसंपर्क यानी जनता से संपर्क करना। तो कोई भी संस्था है जो अपने ग्राहकों के मध्य क्या है संचार संबंध बैठाती है, तो उसे क्या जनसंपर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन को परिभाषित कीजिए। विक्रय संवर्धन क्या होता है? तो हॉपकिंस के अनुसार विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए जिन संगठित तत्वों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन में सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन और विक्रय प्रक्रिया में प्रभावकारी बनाने के लिए जिस संगठित तत्वों की सहायता ली जाती है, यानी विज्ञापन को या विक्रय प्रक्रिया यानी बेचने के जो तरीके होते हैं उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए जिन तत्वों की हम सहायता लेते हैं वो आपके विक्रय संवर्धन कहलाते हैं। देखिए विक्रय संवर्धन बढ़ाना, बिक्री को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो आपके विक्रय संवर्धन हो गए। उपभोक्ता शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। मतलब उपभोक्ता को शिक्षा दी जा रही है तो उससे क्या क्या उद्देश्य होते हैं? सिंपल है, पहला है कि सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास करना है, कि उपभोक्ताओं को इसलिए जागरूक किया जाता है कि लोग सही वस्तु का चुनाव कर सकें, सही वस्तु खरीदें। ओके, साथ ही दूसरा है हानिकारक वस्तुओं के उपभोग से रोक। साथ ही अगर उपभोक्ता समझदार होंगे जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन्हें नहीं लेंगे, ओके, जिससे उनके क्या स्वास्थ्य क्या ठीक ठाक रहेगा। तो वो बातें बताई जा रही। सिंपल है। उपभोक्ता के कोई दो लक्षण कौन कौन से हैं? पहला, उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। दूसरा है वह उत्पाद को खरीदने के लिए एक निर्धारित मूल्य विक्रेता को अदा करता है। ये उपभोक्ता क्या लक्षण हो जाते हैं।
सिंपल है, ये सब आप जानते होंगे कि आप हम सभी क्या है उपभोक्ता है, बाजार से कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही हैं। ओके, नेक्स्ट उपभोक्ता जागरूकता या जागृति से क्या अभिप्राय है, उदाहरण लीजिए उपभोक्ता जागरूकता। ओके, एडवर्टाइजमेंट जागो ग्राहक जागो, इस प्रकार से आपका क्या है आता भी आपका ओके एड भी आता है। तो उपभोक्ता को जागरूकता किया जाता है, तो इससे क्या मतलब है, तो उपभोक्ता जागरूकता जागृति से आशय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है कि वो उपभोक्ता हैं, सभी उपभोक्ता हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य पता होंगे। ओके, तो उन्हें क्या है अब तो अपने टीवी के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं क्या है जागृत किया जाता है। यानी जागरूकता मतलब है, जागरूकता का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाए। उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है, उपभोक्ता को बाजार में कई सही वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं, उससे बहुत अधिक कीमत ले ली जाती है या मिलावट या गुणवत्ता वाली वस्तुएं बेच दी जाती हैं। ये सब उसकी क्या है समस्या रहती है। तो अगर उसको नॉलेज रहता है तो क्या उपभोक्ता जो विभाग होते हैं ओके उनमें क्या है इसकी शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम यानी जिला फोरम क्या होता है। सिंपल है, उपभोक्ताओं की शिकायत व विवादों का समाधान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिन एजेंसियों का गठन किया जाता है उन्हें उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम या उपभोक्ता फोरम कहते हैं। जिला स्तर पर इस प्रकार की एजेंसी को क्या है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण यानी जिला फोरम की संज्ञा दी जाती है। सिंपल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या है जिन एजेंसियों को निर्माण किया जाता है जिनका काम क्या होता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों विवादों का समाधान करना। ओके, और जिला स्तर पर किया जा रहा है तो आपका क्या जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबंध के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। प्रबंध के दो उद्देश्य आपको बताना, पहला तो प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि बाजार में विक्रय योग्य वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य रहता है। दूसरा है आर्थिक उद्देश्य। प्रबंध का आर्थिक उद्देश्य उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर निवारण करना, उपक्रम में लगे सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना, उपक्रम द्वारा उचित मात्रा में लाभार्जन प्राप्त करना। ये आपके आर्थिक उद्देश्य रहती है प्रबंध के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समन्वय का महत्व बताइए। समन्वय के क्या क्या महत्व होते हैं। तो समन्वय का महत्व है कि पहला निर्देशन की एकता, दूसरा है संतुलन स्थापित करना। निर्देशन की एकता किस प्रकार से, किसी संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों की एक दिशा में निर्देशित करना कोई आसान कार्य नहीं है। समन्वय ही प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसमें माध्यम से इसे क्या है संभव बनाया जाता है। यानी समन्वय के माध्यम से क्या है निर्देशन की एकता की जाती है। दूसरा संतुलित स्थापित करना, समन्वय विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है और न्यूनतम लागत और अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। समन्वय में क्या होता है कि संतुलन स्थापित करना यानी जितने भी व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं ओके व्यक्तियों की क्रिया को क्या है संतुलित स्थापित किया जाता है। ओके, साथ ही कम पैसे में क्या है ज्यादा क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है, कथन को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समन्वय को क्या प्रबंध का मैनेजमेंट का एकदम सार कहा जाता है। तो क्या रीजन है, तो बिना समन्वय के किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता है। यदि क्रियाओं में आपसी तालमेल होगा तभी उद्देश्यों की प्राप्त किया जा सकता है। यदि संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो यह माना जाएगा कि पहला व्यक्ति यदि अपना कार्य पूर्ण कर लेता है उसके बाद दूसरा व्यक्ति कार्य प्रारंभ हो जाए, अर्थात यहाँ भी तालमेल या समन्वय आवश्यक है। उपभोक्ता विवेचना से स्पष्ट होता है कि समन्वय प्रबंध के समस्त कार्यों का जुड़ाव है। प्रबंध का मतलब है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि भैया जिस 4 लोग हैं तो कुछ काम को क्या 4 लोग हैं तो चारों में डिवाइड कर दिया कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। ओके, पहला वाला जब ये काम खत्म कर देगा दूसरा वाला करेगा, दूसरे वाला करेगा तो तीसरे वाले को इसके आगे ये प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा कोई भी काम की क्या प्रोसेस होती है। बैंक में पहले आप क्या है प्रोसेस होती है कि पहले आप इस काउंटर पर जाइए, इस काउंटर पर जाइए, इस प्रोसेस होती है। तो प्रबंध में क्या समन्वय प्रबंधन के बाद क्या होता है, अगर समन्वय अच्छे से होगा तभी आपका क्या प्रबंध सही से कहा जाएगा। अगर पहला वाला काम कर देता व्यक्ति सही से दूसरा वाला ना करे ओके तो वो समन्वय अगर बिगड़ रहा तो आपका प्रबंध भी बिगड़ जाएगा। तो वही बात बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबंध के किन्हीं 2 स्तरों को आपको संक्षेप में बताने हैं। तो एक आपका उच्च स्तर जैसे हम शीर्ष स्तरीय प्रबंध कहते हैं, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध। पढ़ लीजिएगा हो थोड़ा आपको समझ जाइएगा, फिर अपनी भाषा में आप क्या कम लाइनें भी कर सकते हो लेकिन आपको क्या समझ कर इसको रख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किन किन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो नई आर्थिक नीति में आपको कौन कौन से उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पहला आणविक ऊर्जा उद्योग, दूसरा है सामरिक सुरक्षा से संबंधित उद्योग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से आप क्या समझते हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण का या पर्यावरण का एक ही बात रहने वाला है। व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण परिवेश सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कानूनी एवं तकनीकी घटकों का मिश्रण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो व्यापार की प्रगति के अवसरों का सृजन करते हैं तथा वे तत्व भी सम्मिलित हैं जो व्यापार के लिए क्या है खतरा उत्पन्न करते हैं। ओके, तो इसमें दोनों तत्व के सम्मिलित होते हैं जो क्या होते हैं प्रगति जो व्यवसाय की आपको या बिजनेस की आपको क्या है प्रगति के अवसर आपके बना रहे हैं, साथ ही वे तत्व भी शामिल है जो क्या है व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण की क्या प्रगति को स्पष्ट कीजिए।
तो व्यवसाय का वातावरण की जो है आपका गतिशील होता है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है कि व्यवसायिक पर्यावरण की जो प्रक्रिया कैसी है, गतिशील है। यह तकनीकी सुधार के रूप में, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिताओं के रूप में बदलता रहता है। नए अवसरों की खोज में पर्यावरण द्वारा व्यवसाय में प्रोत्साहन, नई ऊर्जा का संचार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की 4 आर्थिक नीतियों के नाम लिखिए। तो आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक एवं कृषि नीति, विदेश विनियोग नीति, ये आपकी है भारत की 4 आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्य विधि से आप क्या समझते हैं? कार्य विधि से क्या समझते हैं? तो कार्य विधि भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक तरीका, ढंग है। इसे विशिष्ट प्रशासनिक निर्देश भी कह सकते हैं, जिसमें किसी क्रिया को करने का सिलसिलावार ढंग से निश्चित किया जाता है ताकि लक्ष्य के अनुसार संबंधित क्रिया को क्या पूरा कर सके। कार्य विधि यानी एक बार से आपका नियोजन के समान ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, तरीका डिसाइड किया। जैसे कोई भी आपको काम करना है तो उसका क्या तरीका रहने वाला है। जैसे आपको क्या है 4-5 दिन में, ओके, या 4 दिन में, आपको 5 दिन में आपको अपने बिजनेस स्टडीज़ के पेपर की पूरी तैयारी कर लेनी है, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो किस तरीके से आपको करना है, किस ढंग से आपको करना है, कौन टाइम किस टाइम पढ़ना है आपको, ये सब डिसाइड करना है, या फिर कार्य विधि कहलाएगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियमों और नीतियों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो नियम को क्या है, एक रूप में आदेश माना जाता है, जबकि नीतियाँ निर्णय लेने की क्या सीमा को निर्धारित करती हैं। नियम स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें क्या कठोरता से लागू किया जाता है, जबकि जो नीति होते हैं अधीनस्थ को सीमाओं में रहते हुए नीतियों बनाने की क्या पूरी स्वतंत्रता रहती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकार अंतरण या भारार्पण को परिभाषित कीजिए। तो FG मूल्य के अनुसार अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना या उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना। सिंपल है, नाम में ही रचा है। अधिकार अंतरण, अंतरण से हस्तांतरण, अधिकार हस्तांतरण यानी अधिकार को देना। तो वही मतलब है कि दूसरे लोगों को क्या कार्य सौंपना है, दूसरे व्यक्ति को अधिकार देना, अधिकार प्रदान करना, आपका भारार्पण या अधिकार अंतरण कहलाता है। सिंपल है। जैसे क्षेत्र आधारित संगठन संरचना के 2 गुण बताइए। तो कौन कौन से हैं? पहला तो आपको कौशल एवं मितव्ययिता, दूसरा है आपका विस्तार एवं विकास सरल है। तो ये आपके क्षेत्र आधारित संगठन संरचना के गुण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन की विशेषताएं बताइए। औपचारिक संगठन की विशेषताएं, पहला कि ये स्वैच्छिक स्थापना होता है, दूसरा है अधिकार एवं दायित्व। औपचारिक संगठन की स्थापना स्वैच्छिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अधिकार एवं दायित्व में क्या है, इस संगठन में अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्व को स्पष्ट रूप से क्या है व्याख्या की जाती है। जैसे संगठन की परिभाषा दीजिए। तो RC डेविस के अनुसार क्या है, संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के निर्देशन में समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या है सहयोग प्रदान करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब जो इस टाइम की परिभाषा है, जो विद्वानों के अनुसार परिभाषा दी जाए, उसमें आप बनावट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अधिकार अंतरण की परिभाषा FG मूरे के अनुसार दी, ओके, तो उसमें आप बनावट नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा फिक्स सा याद करना पड़ेगा, ओके। लेकिन जबकि जैसे ये वाले क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा आप बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन जो विद्वानों की परिभाषा को आपको परफेक्ट एकदम याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विपणन के 2 कार्य आपको लिखना है। तो विपणन के 2 कार्य कौन कौन से? पहला है कि विपणन अनुसंधान, दूसरा आपका विपणन मिश्रण। तो ये आपके हो जाते हैं विपणन के कार्य। विपणन अनुसंधान में होता है कि यह विपणन का आधारभूत कार्य है, यानी मूलभूत कार्य होता है। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत बाजारों की खोज करना, फिर ग्राहकों की रुचि देखना, उनका फैशन का पता लगाना। ओके, जैसे कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो वो देखेगी कि बाजार में किस टाइप के लोग क्या है कपड़ा खरीदना पसंद कर रहे हैं, ओके, किस टाइप का उन्हें क्या उनकी रुचि है, किस टाइप के डिजाइनिंग के कपड़े पहनने में, तो उसी टाइप की बनाएंगी। तो क्या है विपणन अनुसंधान के अंतर्गत होता है। विपणन मिश्रण के अंतर्गत ये क्या है, विपणन का कार्य विपणन मिश्रण है। विपणन मिश्रण में कई उपकरणों की संयोजन से इसकी सहायता से विपणन के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। विपणन मिश्रण को ध्यान में रखकर ही विपणन प्रबंध संस्था के क्या है विपणन कार्यों का अंतिम रूप देता है, ताकि ग्राहकों और उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि होने के साथ साथ संस्था के शुद्ध लाभों में भी क्या है वांछित सीमा तक वृद्धि हो सके। यानी उस हमने ये डिसाइड कर लिया, मान लीजिए किस टाइप का कपड़ा बनाना है, किस डिजाइन का, तो किस तरीके से बनेगा, किस मशीन से बनेगा, ओके, और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको, वो उसकी बात की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेबलिंग के लाभ बताइए। को 2 लेबलिंग के लाभ बताने हैं। ओके, लेबलिंग तो ग्राहक के प्रति क्या सेवा, लेबलिंग ग्राहकों के प्रति एक प्रकार की क्या विशेष सेवा होती है। लेबलिंग से ग्राहकों उत्पादन की मुख्य विशेषताओं की जानकारी होती है। लेबलिंग आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो चीज़ किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ओके, वो पीछे उस पर लिखा रहता है, ओके, उससे आपको क्या कितना कैलोरी मिलेगी, उससे कितना प्रोटीन है, इस टाइप की बातें लिखी रहती हैं, वो सब आपकी लेबलिंग के अंतर्गत होती है। इससे क्या है उसे विशेष जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही झूठे दावों पर भी क्या रोक लगती है। इसके साथ ही जो लेबलिंग होता है विज्ञापन में क्या सहायक होता है। लेबलिंग विज्ञापन कार्य में भी क्या है सहायक करता है, ओके, विज्ञापन भी होता है उससे।
आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों बिजनेस स्टडीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इसके साथ ही दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जो अलग से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा। सबसे बड़ा फायदा रहेगा पीडीएफ आपको मटेरियल मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार आप क्या है रिवीजन कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाइए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपका कि इस क्वेश्चन में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है, 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखिए इस चैप्टर से तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है कि दिसंबर 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। इस कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विभिन्न कानूनों में उपभोक्ता के हितों के संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद भी उत्पादकों को, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं को, संगठित क्षेत्र, बाजार की जानकारी और कुटिल प्रयासों से उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल रहते थे। कई साल पहले नियम बनाए गए, लेकिन उनको नियम को इतने अच्छे से नहीं लागू किया जा सका, जैसे जो व्यापारी होते हैं, जो यानी जो सामान बेचने वाले होते हैं, वो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता का शोषण कर लेते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में ठग लेते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि व अन्य कारणों से दीवानी अदालतों में छोटे छोटे दावों को निपटाने में बहुत अधिक समस्या लगती थी। लोग बहुत सारे मतलब उस समय क्या है, जब अच्छे से क्या है लोगों को ठगा जाने लगा। ओके, तो इसके बाद क्या है, लगातार अदालतों में से केस चलने लगे। ओके, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अतः उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा के लिए ये क्या अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आपको विशेषताएं बतानी है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह अधिनियम सभी वस्तुओं व सेवाओं पर लागू होता है तथा निजी, सार्वजनिक व सरकारी व्यक्ति सभी इस प्रकार के अधिनियम के दायरे में आते हैं। ओके, दूसरा है, यह अधिनियम विशेष प्रकार की राहत और उपभोक्ताओं को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करता है तथा निर्धारित कीमत से भी अधिक कीमत वसूल करने का भी संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जितनी आपको हानि हुई, मान लीजिए आपको 20 रुपये का लॉस हो गया, तो ये 50 रुपये तक आपको क्या है उससे दिलवाएगा। ओके, अब आपको मानसिक प्रताड़ना के भी और ये सब प्रकार के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उपभोक्ताओं को दी गई अधिकार बताइए। तो उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार है? पहले चयन का अधिकार। चयन का अधिकार की उपभोक्ता अपने स्वयं अपनी वस्तु को चुन सकता है। आपके पास इसलिए आप जब मॉल जाते हो तो बहुत सारी वैरायटी की आपको, तो चाय पत्ती आप ले रहे हो, ओके, तो भी आपको बहुत सारी कंपनी के मिल जाती है। ओके, कुछ भी आप सामान ले रहे हैं, आपको पता है तो साबुन ले रहे हैं मान लीजिए आप, तो बहुत सारी कंपनी के आते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। कोई जबरदस्ती दवा नहीं बनाएगी भाई यही आपको लेना है, यही लेना है, किस प्रकार से, तो वो आपका चयन का अधिकार है। दूसरा है कि सूचना पाने का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ताओं किसी वस्तु या सेवा का क्रय करते समय समस्त सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये कितने, इसकी कीमत क्या है, इसकी शुद्धता की बात आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही कंपनी ने, किसने कंपनी ने बनाया है, तो ये सब बातें भी आप प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, वो आपको दुकानदार ऐसा नहीं करेगा कि मैं कुछ नहीं बताने वाला इस टाइप। ओके, तो ये आपका सूचना पाने का भी अधिकार है। जैसे भारत में उपभोक्ता संरक्षण के साधन व तरीकों का वर्णन कीजिए। मतलब कौन कौन से उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार आपको तरीके हैं। तो दूसरा है, पहला आपका लोक अदालतें, दूसरा है आपका आयोग व जिला मंचों की स्थापना। लोक अदालतें बनाई गई हैं, वहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, साथ ही उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, आयोग एवं जिला मंचों की स्थापना की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन क्या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर आयोग का और मंचों की स्थापना की गई। यहाँ भी क्या है, उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर सकता है। क्लियर है? तो इसमें अर्थ तो हमने 2 अंक की वाली एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में लगभग जितने भी आपके 2 नंबर वाले थे सब कवर करा दिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं आपको 3 अंक की वाले, 4 अंक की आपको कवर करा दूंगा, साथ ही मैं आपको वस्तुनिष्ठ भी बताते जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।